नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग MA 301 की यूनिट नंबर 4 रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल का टॉपिक नंबर फर्स्ट है, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम थर्ड टाइप ऑफ कंप्रेसर देखेंगे, स्क्रू कंप्रेसर, जो कि फोर्थ लेक्चर है इसी यूनिट पे। तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रू कंप्रेसर में क्या रहता है, जनरली आपको पता है कि रोटरी कंप्रेसर जो क्या होता है कि गैस कंप्रेसर होता है जनरली। तो रोटरी स्क्रू कंप्रेसर है, इज अ टाइप ऑफ गैस कंप्रेसर विच यूजेस अ रोटरी टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। जो रोटरी में जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसे यूज करके ये कंप्रेशन करता है। दे आर कॉमनली यूज टू रिप्लेस पिस्टन कंप्रेसर्स वेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाई प्रेशर एयर आर नीडेड either for large industrial applications or to operate high power air tools. जनरली ये जो कंप्रेसर्स होते हैं ये पिस्टन कंप्रेसर्स को रिप्लेस करते हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर एयर की ज़रूरत लार्ज वॉल्यूम में होती है, वहाँ ये यूज़ किए जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लार्ज इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हाई पावर एयर टूल्स ऑपरेट किए जाते हैं, वहाँ ये यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और ये पूरी तरीके से जो पिस्टन मैकेनिज्म जो होती है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, उनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई प्रेशर देते हैं और लार्ज वॉल्यूम पे देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, मैंने खुद ने इन्हें ऑपरेट करते हुए देखा है। और इनके मैकेनिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अभी आप देखेंगे और मैं इसकी मैकेनिज्म आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी भी। जनरली क्या होता है इसमें कि जो गैस कंप्रेशन है रोटरी स्क्रू का, वो स्वीपिंग मोशन में जैसे जैसे वो रोटेट करते हैं, तो उनके जो स्क्रूज होते हैं उस स्क्रू में गैस जो है ट्रैप होके स्वीप होके और वो कंप्रेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी पल्सेशन और सर्जिंग हो सकता है फ्लो का, जैसा कि पिस्टन कंप्रेसर्स में होता है, पर ज़्यादा नहीं। जो ये मैकेनिज्म है, इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो प्रिसाइजली डिपेंड करती है कि इसमें जो रोटर्स होते हैं वो हेलिकल रोटर्स होते हैं, तो हेलिकल रोटर्स की फिटिंग कैसी है, ठीक है, और उनकी जो सीलिंग है हेलिकल रोटर्स की और उनकी जो कैविटी जहाँ वो फिट किए गए वो कैसी है, उसके ऊपर जो इनकी एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चाहिए आपको ये कंप्रेसर, तो उसकी फिटिंग जो है रोटर्स की, हेलिकल रोटर्स काफ़ी प्रॉपर, खुद भी उनका फिटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, रोटर्स भी एफिशिएंट होने चाहिए, जो उनका चैम्बर है उसकी सीलिंग अच्छी होनी चाहिए, कंप्रेशन कैविटीज जो है जहाँ वो फिक्स किए गए वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो रोटरी स्क्रू कंप्रेसर्स होते हैं, ये दो हेलिकल स्क्रूज होते हैं, उनकी मैशिंग के थ्रू ये होता है। जो हेलिकल स्क्रू होते हैं आप डायग्राम से देख सकते हैं, इन्हीं को रोटर कहते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है गैस जो है वो कंप्रेस होती है। ठीक है, ये बियरिंग्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, लोड बेयरिंग जो रेडियल बेयरिंग है उसके थ्रू होते हैं। एक हेलिकल है उसे मेल रोटर कहते हैं और दूसरे को जो कहते हैं वो फीमेल रोटर कहते हैं। गैस इनलेट जो है वो इधर से होती है और आउटलेट जो है वो नीचे जो पाइप लगी होती है उसके थ्रू होती है। ठीक है, और ये जो अदर कंपोनेंट्स है, ये बैलेंस पिस्टल आप देख सकते हैं, रेडियल बेयरिंग लोड बेयर करने के लिए, वेयर एंड टियर से बचाने के लिए है, थ्रस्ट बेयरिंग है इसमें। इसकी मैकेनिज्म काफ़ी प्रॉपर होना ज़रूरी है इसकी इफेक्टिवनेस के लिए। और आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल सीलिंग क्यों, क्योंकि ये स्क्रू है तो यहाँ पे लुब्रिकेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं ताकि जो इनकी मैशिंग है वो इस तरीके से हो कि इनकी वेयर एंड टियर नहीं हो, तो इसलिए इनकी सीलिंग भी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। ये इनपुट शाफ्ट है, यहाँ से पावर दी जाती है और ये मेल मतलब जो जिस शाफ्ट में पावर दी जाती है उस पर जो रोटर है वो मेल रोटर होता है, उसके ऑपोजिट जो रोटर है वो फीमेल रोटर होता है।
तो ये ड्राइविंग होती है और ये ड्रिवन होती है। ड्रिवन को ही हमेशा फीमेल रोटर कहते हैं आप, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि जो ड्राई रनिंग रोटरी स्क्रू कंप्रेसर होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनकी अलाइनमेंट जो है वो काफ़ी मेल और फीमेल रोटर्स की जो बहुत प्रिसाइज अलाइनमेंट होनी चाहिए इनकी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें लिखा है कि इन एन ऑयल फ्लडेड रोटरी स्क्रू कंप्रेसर lubricating oil bridges the space between the rotors, both providing a hydraulic seal and transferring mechanical energy between the driving and driven rotor, ठीक है। जब ड्राई का मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो ऑयल फ्लडेड रोटरी स्क्रू होते हैं उसमें ल्यूब्रिकेटिंग जो ऑयल है वो बीच के रोटर्स का जो गैप है उसको कम कर देना चाहिए, उस गैप में फिल होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हाइड्रोलिक सीलिंग हो जाती है, उनकी कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग और प्रॉपर हो जाती है। तो क्या होता है कि जब इनमें बहुत कम गैप रहता है तो इससे क्या होता है कि जो इनकी मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट, वो भी इनकी कम गैप की वजह से, इनकी प्रॉपर मैशिंग की वजह से एक दूसरे के बीच में प्रॉपर ट्रांसफर होती है, तो इनकी मैशिंग प्रॉपर होती है और उस प्रॉपर मैशिंग की वजह से जो कंप्रेशन है वो फिर फर्दर प्रॉपर होता है। मैंने आपको डायग्राम में ये पॉइंट में बता ही चुकी हूँ कि जो सक्शन है वो किधर से हो रहा है, ठीक है। गैस एंटर्स द सक्शन साइड एंड मूव्स थ्रू द थ्रेड्स एज द स्क्रू रोटेट्स, ठीक है। यहाँ से एंटर होती है, जैसे जैसे रोटेट करती है वैसे वैसे गैस जो है आपकी मूव करती है। आगे के डायग्राम से मैं बताऊंगी कि वो कैसे मूव करेगी, और इनके थ्रू, इसके फोर्स के थ्रू द मैशिंग रोटर फोर्स द गैस थ्रू द कंप्रेसर एंड द गैस एग्जिट्स एंड द एंड ऑफ स्क्रूज। एंड में जो है वो एकदम एंड में जाके वो एग्जिट कर जाती है, गैस प्रेशर होके फॉर्म प्रेशराइज होके निकल आती है। वो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम से समझाती हूँ कि वो किस तरीके से प्रेशराइज होती है। तो देखिए क्या होता है कि ये देखिए ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, ठीक है। ये ड्राइवर शाफ्ट है और ये ड्रिवन शाफ्ट है, इसलिए इसको मेल कह रहे हैं, इसको फीमेल कह रहे हैं। तो जब इनलेट एयर आ रही तो इस तरीके से स्क्रू में आपकी एयर जो है वो आ रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका स्क्रू रोटेट करेगा तो यहाँ से तो वो सक्शन में उसका सक्शन हुआ है, लेकिन जैसे वो रोटेट करेगा तो इस सक्शन से होकर नेक्स्ट थ्रेड में जाके वो कंप्रेस होगी, ठीक है। अब आपको पता है इसमें अगेन लॉजिक यही होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एरिया जो है दोनों रोटर्स के बीच में एरिया बहुत कम हो जाता है और फोर्स ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आपका फोर्स ज़्यादा हो रहा है और एरिया रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, प्रेशर जो है आपका ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इस वजह से आपका यहाँ पे गैस क्या होती है, प्रेशराइज होती है। और नेक्स्ट जो थ्रेड है उसके थ्रू आप देख सकते हैं कंप्रेशन यहाँ खत्म हो जाता है और एक्चुअली यहाँ से प्रेशराइज जो गैस है फिर वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देती है। कंप्रेस्ड एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द आउटलेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका ऑपरेशन है वो होता है। आई होप इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि क्या इसके एडवांटेजेस है और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में इस कंप्रेसर्स के कि जो ये कंप्रेसर्स हैं इनकी जो आउटपुट होती है वो बहुत हायर स्पेसिफिक होती है, काफ़ी ज़्यादा हायर आउटपुट होती है और काफ़ी लार्ज वॉल्यूम में हाई प्रेशर पे ये गैसेस को सप्लाई कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें लेस मूविंग पार्ट होता है, तो लेस मूविंग पार्ट की वजह से वियर एंड टियर कम होता है और बहुत कम वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका वर्किंग फ्लूइड है, रेफ्रिजरेंट गैस है अगर वो, तो उसका लॉस बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जहाँ इनलेट और आउटलेट एक ही यूनिट से होते हुए और फिर वो बाहर निकल जाते हैं और इनकी सीलिंग इतनी प्रॉपर होती है इन कंप्रेसर्स की कि यहाँ से कुछ भी गैस रेफ्रिजरेंट के लीकेज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो इनमें डेब्रीज और बियरिंग्स जो है इसके डिसएडवांटेजेस है। बियरिंग्स पे लोड पड़ता है और उसकी वजह से उनमें रेडियल बियरिंग है और थर्स्ट बेयरिंग है तो काफ़ी वेयर एंड टियर हो सकते हैं, तो इन्हें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है टाइमली, तो मेंटेनेंस उसमें भी लगता है। और एयर डेब्रीज इसमें आ सकती है, तो
ये थोड़ा एटमॉस्फेरिक, ये तो आसपास के सराउंडिंग पर डिपेंड करता है डेब्रिस का, लेकिन बेयरिंग्स तो आपको वहाँ मेंटेन करने ही पड़ते हैं, चेंजेस करने ही पड़ते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। लेकिन जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है, इसके डिसएडवांटेजेस बिल्कुल कम है, जिससे कि इंडस्ट्रियल पर्पस से इन डिसएडवांटेजेस को कम कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट स्क्रू कंप्रेसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्रॉल कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।